नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे मून इन 12th हाउस। चंद्रमा जब 12वें घर में आता है तो उसके क्या परिणाम है, क्या उसकी कुछ हिदायतें हैं और क्या उसकी आप उसकी रेमेडीज़ कर सकते हैं। दोस्तों चंद्रमा जब 12वें घर में आएगा तो ये नीच का हो जाएगा। नीच का चंद्रमा होता है 12वें घर में, और बहुत अच्छे रिज़ल्ट तो ये यहाँ बैठकर नहीं देता है। तो बात करेंगे इसकी कुछ हिदायतों की, जिससे आप प्रिकॉशन से आप इसके जो मंदे प्रभाव हैं उससे आप बच सकते हैं, उसकी हम बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले तो ज़्यादातर देखा गया है कि जिन जातक के 12वें घर में चंद्रमा होता है दोस्तों, इनको डिप्रेशन, रात को नींद ना आना, किसी ना किसी चीज़ की सोच लग जानी, पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब रहना इनका, एंग्जाइटी, ये सब चीज़ें इनकी थोड़ा किसी चीज़ को लेके डरना, किसी चीज़ की परेशानी एकदम दिमाग में ले लेनी, ये चीज़ें इनकी अक्सर देखी गई हैं। दोस्तों चंद्रमा जब भी पीड़ित होगा तो या तो आपकी माँ को, जो माता जी हैं आपकी, उनको दिक्कत आएगी, उनकी हेल्थ में कुछ परेशानी आएगी, या आपके जो पीस ऑफ माइंड है वो डिस्टर्ब हो जाएगा आपका। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, ज़्यादातर कुछ ना कुछ सोच इनको लगी ही रहती है। कई बार तो अपनी सुध बुध भी खो बैठते हैं ये लोग, मतलब इतना डिप्रेस अपनी लाइफ में ये लोग हो जाते हैं 12वें घर के चंद्रमा के करके। 12वें घर में दोस्तों राहु जो है वो नीच का हो जाता है और केतु उच्च का होता है। हालांकि राहु का ही एक घर जो है वो माना जाता है, जुपिटर का भी ये घर है 12वां खाना। 12वें खाने से दोस्तों हम हॉस्पिटलाइजेशन भी देखते हैं, और जो है मेंटल असाइलम, जो पागल खाना है, उसे उसकी यात्रा भी हम देखते हैं। और एक्सपेंसेस के भी खाना ये है, 12वां खाना एक्सपेंसेस को भी दर्शाता है। तो और बात करेंगे दोस्तों ज़्यादातर देखा गया है कि इनकी जो लाइफ की लेटर स्टेजेस हैं उनमें जाके ये थोड़ा सेटल होना स्टार्ट होते हैं, और अंदाज़ा आप लगाइए 48 साल से पहले जो लाइफ है इनकी वो इतनी कुछ खास नहीं होती, उसमें इनके कुछ ना कुछ परेशानियां चलती रहती हैं, दुख दर्द इनके चलते ही रहते हैं। इनकी कोई बहुत ख़ास उम्दा लाइफ नहीं होती, किसी चीज़ की इनको कमी, या किसी न किसी चीज़ को लेकर ये इमोशनल रहते ही हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं ये लोग। 48 साल के बाद जो है इनको थोड़ा तरक्की मिलनी स्टार्ट होती है। उसके बाद इन जातकों का ये भी देखा गया कि इनकी जो इंट्यूशन पावर है दोस्तों, ये एक पॉजिटिव चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ जो 12वें खाने की, इनकी जो इंट्यूशन पावर है वो बहुत अच्छी होती है। मतलब इनको पहले से ही किसी चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है। जैसे सपोज़ कर लो किसी मैच का इनको पता होगा कि ये मैच जीतेगा, इनको ये भी पता होगा आज हमारे घर पे कोई आने वाला है। मतलब इनकी सिक्स्थ सेंस जो देखी गई है ये बहुत ही बढ़िया होती है, इनको पहले से ही अंदाज़ा हो जाता है कुछ अगर होने वाला होता है तो इनकी ये चीज़ देखी गई, इंट्यूशन पावर जो है वो अच्छी मानी गई है इसमें। दोस्तों उसके बाद इसकी और मंदी हालत की बात करें तो इनमें देखा गया है कि इनको जो है घर से कोई ख़ास इनहेरिटेंस, जिसे हम जद्दी जायदाद बोल देते हैं, उसका कुछ ख़ास सुख नहीं मिल पाता है। थोड़ी गुर्बत में ही रहते हैं, अपना जितना इनसे होता है वो अपनी मेहनत करते रहते हैं, बट ये है कि बहुत लंबा सेविंग का इनका वो नहीं रहता है, तो सेविंग नहीं कर पाते हैं। बट ये है कि इनको अपने माँ बाप से कुछ बहुत ज़्यादा जद्दी जायदाद की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, इनको ये चीज़ नहीं मिलती है 12वें खाने में अगर चंद्रमा हो तो। दोस्तों इस चीज़ का ध्यान दीजिए, इनकी लाइफ का 28वां साल और 46वां साल, 28 और जो 46th ईयर होगा इनकी लाइफ का, वो सबसे ज़्यादा दुखदायक और उसमें सबसे ज़्यादा इनको मुश्किलें आती देखी गई हैं। आपकी ज़िंदगी का 28वां और 46वां साल, इसमें आपको थोड़ा ध्यान देना है। इसमें जो रेमेडीज़ मैं बताऊंगा उसका वैसे भी आपको अगर करेंगे तो ये चंद्रमा, आप बहुत इसको शुभ तो नहीं कर पा सकते हैं, बट ये है कि इसकी आने वाली जो आपको दिक्कतें हैं वो आपको उसमें थोड़ा रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा।
दोस्तों इनको देखा गया है कि शादी के बाद जो है इनके जो इन लॉज़ भी हैं उनसे भी कोई ख़ास बेनिफिट नहीं मिल पाता। वैसे तो ये उम्मीद भी नहीं करते हैं, बट ये भी रेगुलर केसेस में देखा गया है मोस्टली कि जो शादी के बाद इन लॉज़ से कई लोगों को कुछ बेनिफिट मिल जाता है, सपोर्ट मिल जाता है, तो इतना इन लोगों को बेनिफिट नहीं मिलता देखा गया है। रादर ये उनको लेके थोड़ा इमोशनल ही रहते हैं। हो सकता है अपने स्पाउस को लेके या इन लॉज़ से कुछ इमोशनल उनसे इनका कुछ रहता ही हो कनेक्शन, तो ये चीज़ भी इनकी देखी गई है। दोस्तों अब मैं कुछ बात कर रहा हूँ इसमें बहुत ज़्यादा रेमेडीज़ नहीं लाल किताब में इसकी मेंशन है, बट हिदायतें इसमें थोड़ी दी गई हैं। हिदायतें ही इनकी रेमेडीज़ का काम करती हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो रेमेडी है, आपको कोई स्कूल, इंस्टीट्यूशन या एकेडमी नहीं चलानी है। आपने स्कूल, एकेडमी या कोई इंस्टीट्यूशन, ट्यूशन क्लासेस या कुछ भी ऐसा आपको उसमें ना पार्टनरशिप करनी है, ना आपके अंडर टीचर्स काम करें। मतलब जैसे आप टीचर्स काम कर रहे हैं, आपने अपना पैसा उसमें लगाया हुआ है, आपके इंस्टीट्यूट में आपका पैसा लगा हुआ है, आप नहीं पढ़ा रहे हैं बट आपके एम्प्लॉयज़ पढ़ा रहे हैं, बट आपको इससे रिलेटेड कोई काम नहीं करना है। अगर आप एकेडमी चला रहे हैं या स्कूल चला रहे हैं तो आप देखेंगे इसमें और आपको ज़्यादा दिक्कत ये चंद्रमा देगा। तो इस चीज़ का आपको ख़ास ध्यान रखना है। दोस्तों आपको किसी भी अनाथ को, जैसे अनाथ कोई बच्चा है तो उसको फ्री में एजुकेशन, जैसे होता है कि उसको हम पैसे दे देते हैं, उसको ज़रूरत थी, अनाथ था तो उसकी हम पढ़ाई का पैसा उठा लेते हैं। तो दोस्तों आपको ये चीज़ नहीं करनी है। 12वें घर में चंद्रमा अगर हो तो आपको किसी भी अनाथ बच्चे की या असहाय बच्चे की किसी की मदद नहीं करनी है। आपको इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है कि आपको उसमें उनको पैसे की सहायता या किसी प्रकार की सहायता फ्री की एजुकेशन में जो है नहीं करनी है उनकी। दोस्तों आपको साधु संतों को जो है वो फीड करने के लिए सख्त हिदायत है कि आपको ये काम नहीं करना है। साधु संतों को आपको जो है भोजन वगैरह नहीं कराना है। ख़ास करके 12वें घर में जिनका चंद्रमा होता है उनको साधु संतों को फीड नहीं करना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों इसकी कुछ छोटी ये हिदायतें हैं जो आप करके अपना ये जो है इसके फल जो हैं बहुत बुरे ना हो, तो इसको आप यहाँ रोक सकते हैं। एक रेमेडी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से आप समझिए। इसमें एक ही रेमेडी पर ज़्यादा फोकस किया गया लाल किताब में। तो वो रेमेडी क्या है दोस्तों, आपको क्या करना है, जब आप देखते हैं बारिश के दिनों में, मानसून के टाइम पे, जैसे जून जुलाई में मानसून ज़्यादातर तकरीबन पूरे इंडिया में होता है, तो आप क्या करेंगे, एक गिलास में वो बारिश का पानी आपको भर लेना है। और दोस्तों आपको क्या करना है, ये ग्लास या कंटेनर जो भी होगा, अगर जो गड़वी होती है वो हो तो सबसे बेटर है। स्टील की जो गड़वी होती है उसको आपको लेकर के ऊपर अपने टेरेस में रख देना है। टेरेस में रख के उसको ऊपर से कवर कर देना है। ध्यान से सुनिए, टेरेस पे रख के उसको कवर कर देना है, उसको वहाँ पड़े रहने देना। और जब अगला साल आएगा, अगले साल फिर से बरसातों का टाइम आएगा, जैसे जून जुलाई अगले साल, तो आपको वही पानी एक किसी भी वृक्ष के ऊपर गिरा देना। ध्यान दीजिए, ये पानी जो होगा आपको किसी नाली वगैरह में कहीं नहीं जाना चाहिए। ऐसी जगह पे किसी भी आप पेड़ के ऊपर आप इसको अगर डाल दें तो आपको किसी पेड़ के ऊपर डालना है और दोबारा उसको भर देना है और दोबारा उसको रख देना है। ये आपको लगातार कुछ साल दोस्तों करना है। और जितने साल आपको ये करेंगे, आप देखेंगे आपकी जो मुसीबतें आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा ऑपोजिट होकर के शुभ तो नहीं हो जाएगा ये चंद्रमा, बट ये है कि आप जो आपको मुश्किलें आ रही हैं वो वहाँ थोड़ा रुकती हुई दिखाई देंगी और आपको थोड़ा इसमें अच्छे प्रभाव भी दिख सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये रेमेडी बहुत ही कारगर मानी गई है 12वें घर के चंद्रमा के लिए। बाकी दोस्तों जनरल रेमेडी अगर बताऊं तो अपनी माँ की सेवा कीजिए, माँ को कभी दुख ना पहुंचाइए। माँ का चंद्रमा जो है माँ का कारक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और शिवलिंग पे हो सके तो जल चढ़ाएं, बहुत ही अच्छा है।
आप मंडे के मंडे ज़रूर जाएं। अगर रोज़ जा सकते हैं तो शिव मंदिर जाके शिवलिंग पे जल चढ़ाएं। तो ये कुछ हनुमान चालीसा का पाठ भी पढ़ सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने से क्या है, आपका थोड़ा जो मेंटल स्ट्रेस है, जो आपको डर किसी प्रकार का लगता है, तो इससे आपका ये भी चीज़ ठीक होगी। रोज़ एक बार हनुमान चालीसा आप पढ़ सकते हैं। तो ये जनरल रेमेडीज़ मैं आपको बता रहा हूँ मैं। तो दोस्तों ये बात करी आज हमने 12वें घर के चंद्रमा की। तो नेक्स्ट वीडियो 12वें घर की सीरीज़ की मैं किसी और प्लेनेट की लेकर के आऊँगा। तो तब तक आप बने रहिए और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरा चैनल दोस्तों। तब तक गॉड ब्लेस यू दोस्तों।